द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। तो इसका सिलेबस ज़्यादा नहीं है, सिर्फ इतना ही है। तो इसमें सबसे पहले आते हैं पॉलिटिकल कॉजेज़, पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन, जिसमें आउटराइट वॉर्स थी, एंग्लो मैसूर वॉर्स। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यू शुड रिमेंबर कि आउटराइट वॉर्स थी। और फिर आपको पता होना चाहिए सब्सिडरी अलाइंस। सब्सिडरी अलाइंस वाला पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड वेलेस्ली ने स्टार्ट कराया था। सब्सिडरी अलाइंस वॉज एन एग्रीमेंट बिटवीन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द इंडियन प्रिंसली स्टेट्स बाय वर्च्यू ऑफ विच दी स्टेट्स लॉस्ट देयर सॉवरेनिटी, द पावर ऑफ अ रूलर टू रूल इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी आउटसाइड इंटरफेरेंस टू द ब्रिटिश। मतलब जो रूलर्स होते थे वो अपनी पावर खो देते थे अकेले रूल करने की टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो इसकी डेफिनेशन और ये किसने ढूंढा था आपको ये पता होना चाहिए। एंड इवन इसका एग्जाम्पल की सबसे पहले कौन सी स्टेट थी, तो वो थी अवध। ठीक है, और यहाँ पे और भी स्टेट्स के नाम है तो वो भी आपको पता होनी चाहिए, जैसे द निज़ाम ऑफ हैदराबाद, द रूलर ऑफ मैसूर, राजा ऑफ तंजौर, सिंधिया, राजपूत स्टेट्स ऑफ जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बूंदी, भरतपुर। एटलीस्ट 3 आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आता है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ये भी सब्सिडरी लाइन्स की तरह इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड डलहौजी ने ढूंढा था, डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। According to this doctrine, if an Indian ruler died without a male heir, his kingdom would lapse, that is, it would come under the company's territory in India। मतलब अगर किसी राजा का बेटा नहीं है तो उसका जो किंगडम था बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी झगड़े के डायरेक्टली ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ जाता था। सतारा, झांसी, नागपुर, संबलपुर, जयपुर, उदयपुर, इसमें भी मिनिमम 3 आपको याद होने चाहिए। उसके बाद फिर हमारे पास है एलेज्ड मिसरूल। तो 1856 में अवध को अनेक्स कर लिया गया था कि अवध सही से रूल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, दे हैड टू पे हायर लैंड रेवेन्यू। तो उन्होंने बोला था कि जिन लोगों को हम गवर्न करेंगे उनके अच्छे के लिए करेंगे, पर लोगों को हायर लैंड रेवेन्यू देना पड़ा। तो पूछ सकता है कि क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी, तो हायर लैंड रेवेन्यू, एडिशनल टैक्सेस देने पड़ते थे। अवध के जो नवाब थे उनका भी डिसोल्यूशन हो गया था और ज़मींदार और तलुकदार्स की स्टेट को कब्जे में ले लिया था। और 75,000 सिपाहीज जो थे कंपनी के वो अवध से थे, तो वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए थे इस चीज़ से। फिर बहादुर शाह जफ़र को मतलब डिसरिस्पेक्ट दिखाई गई थी। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। पूछ सकते हैं कि कोई भी 3 पॉलिटिकल कॉजेज़ बताओ, तो वो आपको पता होनी चाहिए। ओके, उसके बाद फिर हमारे पास देखो 2 बड़ी अनाउंसमेंट्स थी। 1849 में लॉर्ड डलहौजी ने अनाउंस किया था कि बहादुर शाह जफ़र के जो सक्सेसर्स होंगे वो रेड फोर्ट नहीं यूज़ कर पाएंगे एज देयर पैलेस, और उन्हें कुतुब मीनार के पास कहीं पे शिफ्ट होना पड़ेगा। और दूसरी अनाउंसमेंट थी 1856 में, जब लॉर्ड कैनिंग ने बोला था कि बहादुर शाह जफ़र की डेथ के बाद उसके सक्सेसर्स इंपेरियल टाइटल्स नहीं यूज़ कर पाएंगे। ये आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसा पूछ सकते हैं कि आपको ये पिक्चर दे सकते हैं और ये पूछ सकते हैं कि इस इंसान के बारे में 2 इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स बताओ जिससे कि मुगल एम्पायर ख़त्म हो गया था। ठीक है, उसके बाद फिर ट्रीटमेंट गिवन टू नाना साहिब। तो नाना साहिब बाजीराव टू के अडॉप्टेड बेटे थे, तो ब्रिटिशर्स ने उन्हें पेंशन देने से मना कर दिया था जो वो बाजीराव टू को देते थे। ये प्रॉब्लम थी। ठीक है, फिर एब्सेंटी सॉवरेनिटी पूछ सकते हैं डायरेक्टली कि व्हाट वाज द एब्सेंटी सॉवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश। तो एब्सेंटी सॉवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश मीन्स दैट इंडिया वाज बीइंग रूल्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट फ्रॉम इंग्लैंड एट अ डिस्टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माइल्स। मतलब इंडिया को बहुत दूर से ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, थाउजेंड्स ऑफ माइल्स से, तो इसी चीज़ को उन्होंने एब्सेंटी सॉवरेनिटी नाम दे दिया। फिर आते हैं सोशो रिलीजियस कॉजेज़, बहुत सारे हैं, तो मिनिमम आपको 4 से 5 अच्छे से बिल्कुल टिप्स पे पता होने चाहिए। ठीक है, जैसे सबसे पहले मतलब मैं आपको इजी वाले बताऊंगी, इंटरफेरेंस विद इन सोशल कस्टम्स। तो उन्होंने कुछ पुराने कस्टम्स थे उन्हें चेंज करा दिया था। एग्जांपल्स आप याद कर सकते हो, देखो हेडिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और आप लिख सकते हो इसमें एग्जांपल कि सती को अबॉलिश कराया था और विडो रीमैरिज एक्ट को वो लाए थे और गर्ल्स के लिए स्कूल्स खुलवा दिए थे। दूसरा था कि मॉडर्न इनोवेशंस के बारे में अप्रहेंशंस थे। ये भी एक अलग सी चीज़ है, तो आई होप कि याद रहेगी कि लोग सस्पिशियस थे कि जो मॉडर्न इनोवेशंस थे जैसे रेलवेज, टेलीग्राफ्स, ये उन्हें मतलब हार्म करने के लिए बनाए गए हैं। वो सोचते थे रेलवे कंपार्टमेंट्स का उनकी कास्ट को डिफाई करने के लिए बनाए हैं और टेलीग्राफ इसलिए बनाया है जिससे कि अगर लोग गवर्नमेंट के ऑर्डर्स फॉलो ना करें तो गवर्नमेंट उन्हें सज़ा दे सके। ठीक है, फिर आप याद रख सकते हो कि करप्शन इन एडमिनिस्ट्रेशन, जो अमीर लोग होते थे वो करप्शन करके इजीली मतलब बच जाते थे, पर जो पुअर लोग होते थे ऑप्रेस्ड किया जाता था उन्हें और टॉर्चर किया जाता था। ठीक है, फिर आप याद रख सकते हो फियर्स रिगार्डिंग वेस्टर्न एजुकेशन, जो पुराने मतलब पंडित्स थे, जो टीचर्स थे, ठीक है, और मदरसे में जो मौलवीज़ रहते थे वो लोग ये सोचते थे कि उनका मतलब ब्रिटिशर्स जो वेस्टर्न एजुकेशन ला रहे हैं वो इसलिए ला रहे हैं जिससे कि उनका रिलीजन मतलब पीछे हो सके। ठीक है, तो ये फियर्स थे उनके। और टैक्सिंग रिलीजियस प्लेसेस, जो रिलीजियस प्लेसेस होती थी उन्हें भी वो टैक्स लगा देते थे उनके ऊपर। फिर उसके बाद एक लॉ लाए थे, लॉ ऑफ प्रॉपर्टी, रिलीजियस डिसेबिलिटीज़ एक्ट ऑफ 1850, जिसमें कि अगर किसी हिंदू इंसान को अपने फादर की प्रॉपर्टी इनहेरिट करनी होती थी तो उसको मतलब अपने रिलीजन से चेंज होना पड़ता था। तो हिंदूज़ ने सोचा कि एक ऐसा
एक्ट है जिससे कि लोग अपना रिलीजन छोड़ दें। फिर हमारे पास आते हैं इकोनॉमिक कॉजेज़। तो वो डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि राइट एनी 4 इकोनॉमिक कॉजेज़ फॉर द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो आप लिख सकते हो कि एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, मतलब ब्रिटिशर्स इंडिया को अपनी एक रॉ मटेरियल की एक इंडस्ट्री मानते थे और अपना सामान जाकर बेच लेते थे, वहाँ पर बना लेते थे और यहाँ से बहुत सस्ते में ले जाते थे। फिर आप लिख सकते हो ड्रेन ऑफ वेल्थ। तो ये तो पता ही होगा कि यहाँ से ब्रिटिशर्स सामान लेकर चले जाते थे और उसके बारे में कुछ भी रिटर्न नहीं देते थे इंडिया को। डेफिनेशन इसकी पता होनी चाहिए। द ट्रांसफर ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड फॉर विच इंडिया गॉट नो प्रपोर्शनेट इकोनॉमिक रिटर्न इज कॉल्ड द ड्रेन ऑफ वेल्थ। फिर आपको पता होना चाहिए डिके ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज़, मतलब जो भी इंडस्ट्रीज़ है इंडिया की पुरानी वो सब खत्म होने लगी और पीजेंट्री भी ख़त्म होने लगी। ठीक है। ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे राजा का राज्य ख़त्म हो रहा था तो जो आर्टिजन्स होते थे, क्राफ्टमैन्स होते थे, पोएट्स होते थे, उन सब के लिए भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही थी। इनह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ इंडिगो कल्टिवेटर्स, पीजेंट्स को फोर्स किया जाता था कि जिस भी फील्ड पर मतलब ब्रिटिशर्स उन्हें बोलते थे चीज़ें ग्रो करने के लिए उन्हें वहीं पर करनी होती थी। पॉवर्टी एंड फेमाइंस, भूखमरी और फेमाइंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे। ठीक है, जिससे कि लोगों की डेथ हो रही थी और ब्रिटिशर्स उसे ठीक करने के लिए कुछ नहीं कर रहे थे। फिर मिलिट्री कॉजेज़ पूछ सकते हैं आपसे, तो आपको पता होना चाहिए कि इंडियन सोल्जर्स के साथ अच्छे से बिहेव नहीं करते थे। अब इसमें कीवर्ड्स हैं 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कि हैं, मैंने यहाँ पे मार्क कर रखी है चीज़ें, तो आप अच्छे से वही पढ़ सकते हो बिल्कुल। जो इंडियन सोल्जर्स थे वो पुअरली पेड करे जाते थे, मतलब पैसे कम दिए जाते थे। इल फेड कराते थे उन्हें, मतलब अच्छा खाना नहीं देते थे और बैडली हाउस्ड रखते थे। तो मतलब पिक्चर स्टडी की फॉर्म में आ सकता है कि पिक्चर दे सकता है आपको और कह सकते हैं कि इनके 3 ग्रीवेंसेस बताओ उस टाइम पे, तो ये चीज़ आपको लिखनी है। एक एक्ट आया था जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, जिसमें जो ब्रिटिशर्स मतलब थे वो इंडियंस को ओवरसीज़ भेज सकते थे ड्यूटी पे, पर जो ब्राह्मण सोल्जर्स थे उनके लिए एक टैबू था कि वो सीज़ नहीं क्रॉस कर सकते, तो ये उनके लिए बुरी चीज़ थी। इंडियंस ज़्यादा थे आर्मी में एज़ कम्पेयर टू ब्रिटिशर्स। फिर था हमारे पास यहाँ पे ब्लीक प्रोस्पेक्ट्स ऑफ प्रमोशंस, मतलब इंडियन सोल्जर्स काम तो करते थे पर वो सूबेदार की रैंक से ऊपर नहीं हो पाते थे। ठीक है, और उनके अलाउंसेस भी कम करे जाते थे, मतलब जो उन्हें फ्री सर्विसेज मिलती थी, देखो यहाँ पे फॉरेन सर्विस अलाउंस टैक्स और पोस्ट ऑफिस के बारे में जो उन्हें मतलब जो एक्स्ट्रा उन्हें चीज़ें मिलती थी वो सब प्रिविलेजेस उनसे ले लिए गए और जो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंट जगह होती थी वो भी उनसे छीन ली गई। ठीक है, ओके। उसके बाद हाँ, सैलरीज बहुत कम होती थी। सैलरीज में आप याद रख सकते हो कि जो ब्रिटिशर्स की सैलरी होती थी वो इंडियन सिपॉइस की सैलरी से 8 गुना ज़्यादा होती थी। ठीक है, फिर इसका इमीडिएट कॉज जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए कि इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफल 1856 में ब्रिटिश अथॉरिटीज़ ने पुरानी ब्राउन बेस्ट जिसे हम कहते थे उसे एनफील्ड राइफल से उन्होंने रिप्लेस कर दिया। ठीक है, और फिर ये अफवाह फैल गई कि उसके अंदर ग्रीस कार्ट्राइज है, मतलब उसके अंदर काऊ और पिग का फैट है। अब ये जो काऊ का फैट होता था ये हिंदूज़ के लिए सैक्रेड होती है काऊ और मुस्लिम्स के लिए टैबू होता है पिग, इसलिए लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा मतलब रिसेंट किया। उसके बाद ये पार्ट नहीं पढ़ना। उसके बाद फिर आपको पढ़ना है एंड ऑफ कंपनीज रूल वाला पार्ट, मतलब कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे। ये सिर्फ आपको सिलेबस से रिलेटेड ही चीज़ें पढ़नी है। तो सबसे पहले इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, कंपनी का रूल एंड हो गया। ठीक है, जो पावर थी वो कंपनी से सीधा ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई और एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है, कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल और डायरेक्टर्स जो थे वो अबॉलिश कर दिए गए और लॉर्ड कैनिंग को सबसे पहला वॉइसरॉय बनाया गया। फिर क्वीन विक्टोरिया ने कुछ चीज़ें बोली थी जो कि फॉलो नहीं करी गई थी, बट बोली गई थी स्टिल, तो वो याद रखनी है 1-2 चीज़ें कि वो यूरोपियंस और इंडियंस को इक्वली ट्रीट करेंगी, जो कि नहीं हुआ था ऐसा, और इंडियंस के मैटर्स में आपसे इंटरफेयर नहीं करेंगी, ये तो उन्होंने करा था। ठीक है, उसके बाद फिर है कि इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देंगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था उनके राज में। इनके राज में इंडस्ट्रीज़ ख़राब ही हो रही थी और अच्छा काम करेंगी, जो कि लाइक हुआ नहीं था। ओके, लेट्स लीव। फिर आपको याद रखना है एंड ऑफ मुगल्स एंड पेशवास। पूछ सकते हैं कि मुगल्स और पेशवास का एंड कैसे हुआ था। तो बहादुर शाह जफ़र का मैंने भी आपको बताया, तो उन 2 अनाउंसमेंट के बाद उन्हें रंगून भेज दिया गया था, तो मुगल डायनेस्टी ख़त्म हो गया, देखो ये लिखा। और नाना साहेब पेशवा जो थे वो नेपाल चले गए थे अपराइजिंग के फेलियर के बाद, मतलब 1857 के रिवोल्ट के फेलियर के बाद वो चले गए थे, तो फिर वहाँ पे पेशवास का एंड हो गया। प्रिंसली स्टेट्स, कुछ स्टेट्स ऐसी थी जो गवर्नमेंट का मतलब पूरा उन्होंने साथ निभाया और कुछ ऐसी थी जिन्होंने अपराइजिंग में हेल्प करी। ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ पर आता है पार्ट रेशियल एंटागनिज्म, मतलब नॉर्मल सी चीज़ है, ये याद रखनी है कि ब्रिटिशर्स ने फिर रेशियल बिटरनेस स्टार्ट कर दी, वो मतलब इंसल्ट करने लगे इंडियंस की। रिलीजियस चेंजेस क्या आए थे कि इंटरफेयर नहीं करते थे।
आर्मी में क्या चेंजेस थे ये इंपॉर्टेंट है। तो यूरोपियन ट्रूप्स की स्ट्रेंथ जो थी ना इंडिया में उसे इंक्रीज़ कर दिया गया, जैसे पहले कम थे तो अब उन्हें इंक्रीज़ कर दिया गया था। और सोफिस्टिकेटेड वेपन्स, जो खतरनाक वेपन्स थे वो इंडियंस के चार्ज में नहीं लाए जाते थे। यूरोपियन ट्रूप्स को स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंट जगहों पर रखा जाता था। न्यूज़पेपर्स, जनरल्स, नेशनलिस्ट पब्लिकेशंस, उन सबको सेपॉइस के पास रोकने से मतलब जाने से रोका जाता था। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन यही थी कि इंडिया को एक प्रॉपर उन्होंने कॉलोनियल इकोनॉमी बना लिया, देखो ये लिखा है यहाँ पे, और वो वहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाते थे, ड्रेन ऑफ वेल्थ फिर भी चलता रहा, आपको यही याद रखना है। और या नेशनलिज्म बढ़ा, ठीक है, लोगों ने साथ दिया अपराइजिंग में। और फिर हाँ, वाइडनिंग ऑफ द गल्फ बिटवीन हिंदूज़ एंड मुस्लिम, जिसके बाद ब्रिटिशर्स ने ये सोचा कि अब हम डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी स्टार्ट करेंगे और हिंदूज़ और मुस्लिम्स के बीच में उन्होंने गैप बनाना स्टार्ट कर दिया। अब इसके बाद ये पार्ट है तो नहीं, बट स्टिल मतलब ड्रॉबैक्स आपको एक दो जस्ट नॉलेज के लिए पता होनी चाहिए कि इसमें प्लानिंग कम थी और ऑर्गेनाइजेशन और लीडरशिप कम थी। लोग अलग अलग चीज़ों के लिए लड़ रहे थे, कोई अपनी इंडस्ट्रीज़ के लिए, कोई अपनी जगह के लिए, कोई अपनी स्टेट के लिए, कोई अपने पावर के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए, ठीक है। और इनके पास रिसोर्सेज बहुत कम थी और हाँ, फिक्स डेट से पहले ये स्टार्ट हो चुका था। अब कुछ कीवर्ड्स हैं इसमें, जैसे कि आपको सिपॉय वर्ड यूज़ करना है, इंडियन सोल्जर्स नहीं लिखना, आपको सिपॉय लिखना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे अगर हो सके तो इसमें 3-4 एक्ट्स हैं, तो आपको उन्हीं के ईयर याद रखने, जैसे कि मैंने अभी आपको ये बताया था, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट 1856, ठीक है। और आपको ये 2 ईयर्स भी याद रखने हैं, 1849 और 1856, और आपको ये एग्जांपल्स याद रखने हैं। तो अगर आप इस चैप्टर को 3 से 4 बार रिवाइज़ करोगे ना अच्छे से तो हो जाएगा, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही ज़्यादा ईजी चैप्टर है। इट वॉज कॉल्ड सिपॉय म्यूटिनी एंड बाय ब्रिटिश। तो फिर ये चैप्टर लिटरली बहुत ज़्यादा ईजी है एंड एट लास्ट मतलब जब आप फाइनल प्रैक्टिस करोगे तो उस टाइम आप लिटरली इसको बहुत लाइटली लोगे, क्योंकि आप अच्छे से आपकी टिप्स पे आ चुका होगा। सो इफ़ यू वांट मोर चैप्टर्स लाइक दिस, Subscribe to The Silent Topper.